नमस्कार, मैं हूं मयूरिका और आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी। वीएनएम टीवी के बुलेटिन में सभी व्यूअर्स का स्वागत है। देश दुनिया और शहर जिलों की खबरों के साथ हम फिर एक बार हाजिर है। नजर सबसे पहले वीएनएम हेडलाइंस पर। ब्रिटेन में चार्ल्स और कैमिला की ताजपोशी, प्रिंस चार्ल्स बने ब्रिटेन के महाराजा। कर्नाटक विधानसभा के रण में मोदी और राहुल का जमकर प्रचार। कांग्रेस पर बरसे मोदी, भाजपा पर बरसे राहुल। और गुजरात में कल ली जाएगी तलाटी की परीक्षा। वडोदरा जिला प्रशासन ने भी की तैयारियां। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ के निधन के बाद अब प्रिंस चार्ल्स किंग चार्ल्स बन गए हैं। ब्रिटेन के किंग चार्ल्स III और क्वीन कैमिला की ताजपोशी का समारोह वेस्टमिंस्टर एबे चर्च में आयोजित किया गया। इस दौरान आर्क बिशप ने किंग चार्ल्स और क्वीन कैमिला को सारी रस्मों के बाद ताज पहनाया। क्वीन ने जो ताज पहना उससे कोहिनूर हटा लिया गया था। ब्रिटिश शाही परिवार में 70 साल बाद ये ताजपोशी हुई है। इससे पहले सन 1953 में क्वीन एलिजाबेथ की ताजपोशी हुई थी। चार्ल्स की उम्र उस वक्त 4 साल थी। अब किंग चार्ल्स 74 साल के हैं। सबसे पहले चार्ल्स को बतौर किंग लोगों के सामने पेश किया गया। इस दौरान वो सिंहासन के सामने एबे की तरफ मुंह करके खड़े हुए। आर्क बिशप ने उनके महाराजा बनने की घोषणा की। इसके बाद चार्ल्स ने ईसाइयों की पवित्र किताब पर हाथ रखकर शपथ ली। शपथ के दौरान उन्होंने कहा कि मैं राज करने नहीं, सेवा करने के लिए आया हूं। ताजपोशी में शामिल लोगों ने गॉड सेव द किंग गीत भी गाया। आर्क बिशप ने वहां मौजूद सभी धर्म के लोगों को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड का चर्च एक ऐसे माहौल को बढ़ावा देता है जिसमें सारे धर्म के लोगों को बराबर सम्मान मिलता है। किंग को न्याय के लिए इस मौके पर तलवार भी सौंपी गई। आर्क बिशप ने कहा कि इसे हमेशा चर्च की सुरक्षा और न्याय करने के लिए इस्तेमाल करे। इसके अलावा सोवरन ऑर्ब भी दिया गया। इस पर लगा क्रॉस ईसाई धर्म का प्रतीक होता है। प्रिंस विलियम ने उनके सामने घुटनों पर झुककर उनका हाथ चूमा और किंग को सम्मानित किया। कर्नाटक विधानसभा के चुनावी रण में प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी आज आमने सामने चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए नजर आए। कर्नाटक में 10 मई को विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में प्रचार के आखिरी राउंड में पीएम नरेंद्र मोदी लगातार रैलियां और रोड शो कर रहे हैं। आज सुबह भी एक रोड शो के बाद पीएम ने बादामी और फिर हावेरी में जनसभा को संबोधित किया। पीएम नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठाते हुए कहा कि इनके पास पता नहीं कौन सा पंजा है जो 1 रुपये में से 85 पैसे खा जाता है। कांग्रेस के इन्हीं कुकर्मों के कारण हमारा देश इतने दशकों तक पिछड़ा बना रहा। यही नहीं, जिन बीमारियों को कांग्रेस ने अपने बरसों के शासन में मजबूत किया, अब बीजेपी उन्हीं बीमारियों का परमानेंट इलाज कर रही है। मैंने सुना है कि सिद्धारामैया जी यहां कह रहे हैं कि बीते 3.5 साल में जो विकास यहां हुआ है ये उन्होंने कराया है। अब उनका ये वाक्य, उनका एक कबूलातनामा ये अपने आप में बता रहा है कि काम अगर कोई करता है तो डबल इंजन की सरकार काम करती है, और ये भी बताया किसी भेदभाव के बिना करती है। ये बीजेपी की सरकारी ही योजनाएं जिनका लाभ इस क्षेत्र के लोगों को मिला है। यहां गांव की अच्छी सड़कें हुई तो ये प्रधानमंत्री सड़क योजना के कारण संभव हुआ। यहां हाईवे अच्छे हो रहे हैं तो ये भी डबल इंजन सरकार के प्रयास के कारण हो रहा है। आज रेलवे के इतने सारे प्रोजेक्ट पर तेज गति से काम चल रहा है, ये भी डबल इंजन सरकार की देन है। स्नेहितरे, वैसे तो सिद्धारामैया जी अब इस क्षेत्र को छोड़कर, आपको छोड़कर
दूसरी जगह चले गए हैं, वो हवा का रुख समझ गए हैं। लेकिन अगर अटकते भटकते इधर आ जाएं, तो उनसे एक सवाल जरूर पूछिएगा। आप सिद्धारमैया से सवाल पूछोगे क्या? पूछोगे क्या? आप उनको एक सवाल पूछेंगे? जरा हाथ ऊपर करके बताइए, पूछेंगे? आप उनसे पूछिएगा कि आखिर इस क्षेत्र के गरीब भाई बहन इतनी सारी मूलभूत सुविधाओं से इसके पहले वंचित क्यों थे? बागलकोटे के 3 लाख से ज्यादा परिवारों को पहली बार नल से जल की सुविधा डबल इंजन सरकार ने दी। बागलकोटे के 25,000 से अधिक गरीब परिवारों के लिए पक्के घर डबल इंजन सरकार ने स्वीकृत किए। बागलकोटे के लगभग 6 लाख परिवारों को आयुष्मान भारत के तहत मुफ्त इलाज का सुरक्षा कवच मिला। करीब 5 लाख साथी दुर्घटना और जीवन बीमा की सरकारी योजना से जुड़े। करीब 1 लाख साथियों को पहली बार अटल पेंशन की सुविधा मिली। जिले के 8 लाख साथियों को पहली बार जनधन बैंक अकाउंट खुले। 7 लाख छोटे उद्यमियों को मुद्रा योजना के तहत बिना गारंटी का ऋण मिला। इतना सारा लाभ कांग्रेस सरकार में कभी नहीं मिल सकता। जिस पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड 85% कमीशन खाने का हो, वो कभी जनता के हित में इस सेवा भाव से काम नहीं कर सकते। स्नेहितरे, कांग्रेस के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया था कि कांग्रेस सरकार गरीब के लिए अगर दिल्ली से 100 पैसा भेजती है, 1 रुपया भेजती है, अगर 100 पैसे भेजती है तो सिर्फ 15 पैसे लोगों तक पहुंचते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, ये कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री पद से बोला था कि 85% बीच में ही कोई लूट लेता है। भाइयों बहनों, ये कौन सा पंजा है जो 1 रुपये में से 85 खा जाता है? यही कांग्रेस का काम करने का तरीका रहा। कांग्रेस के यही कुकर्म रहे कि हमारा देश इतने दशकों तक पिछड़ा बना रहा। कर्नाटक चुनाव प्रचार के अंतिम चरण में राहुल गांधी ने भी आज 2 जनसभाओं को संबोधित किया। बेलगावी में पहली रैली को संबोधित करते हुए राहुल ने आतंकवाद को लेकर बात की और कहा कि मुझसे ज्यादा आतंकवाद को कोई नहीं समझ सकता। 3 साल पहले आपने सरकार चुनी और बीजेपी ने उस सरकार को चोरी किया। पैसे देकर एमएलए को खरीदकर बीजेपी ने यहां अपनी सरकार बनाई है। और जो सरकार चोरी की सरकार होगी तो उस सरकार चोरी ही करेगी। और पिछले 3 साल बीजेपी ने कर्नाटक में चोरी का रिकॉर्ड तोड़ दिया। शायद हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट सरकार कर्नाटक की सरकार। कॉन्ट्रैक्टर एसोसिएशन ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी और उनसे कहा कि कर्नाटक में हर कॉन्ट्रैक्ट पे 40% कमीशन लिया जाता है। आज तक प्रधानमंत्री ने जवाब नहीं दिया। बीजेपी के एमएलए ने कहा कि 2,500 करोड़ रुपए में सीएम की कुर्सी खरीदी जा सकती है।
पूरे गुजरात राज्य में सरकार द्वारा ली जा रही तलाटी की परीक्षा के आयोजन पर गुजरात जिला प्रशासन द्वारा भी चाक-चौबंद तैयारियां की गई है। 7 मई को वडोदरा समेत पूरे राज्य में तलाटी की परीक्षा आयोजित हो रही है। इस परीक्षा के लिए वडोदरा जिला में 203 स्कूल, कॉलेज में 227 से ज्यादा केंद्र बनाए गए हैं, जहां 75,000 छात्र परीक्षा देंगे। छात्रों को परीक्षा में किसी भी तरह की दिक्कत न आए, उसकी व्यवस्था जिला प्रशासन द्वारा की गई है। जिला प्रशासन द्वारा हेल्प डेस्क और बसों की व्यवस्था भी की गई है, जिस पर वडोदरा की जिला विकास अधिकारी ममता हिरपरा ने जानकारी दी। તારીખ 7/5ના રોજ તલાટીની જે પરીક્ષા યોજાનાર છે તેમાં વડોદરા જિલ્લામાં કુલ 203 શાળા અને કોલેજો ખાતે 227 કેન્દ્રો પર આશરે 75,210 75,210 જેટલા વિદ્યાર્થીઓ તલાટીની પરીક્ષા માટે નોંધાયેલ છે। આ કેન્દ્રો પર વિદ્યાર્થીઓ સમયસર પહોંચે તે માટે વિદ્યાર્થીઓને સૂચન કરવામાં આવે છે જેથી તેમને કોઈ મુશ્કેલી ના પડે। વધુમાં તમામ કેન્દ્રો પર સીસીટીવીની વ્યવસ્થા, પોલીસ બંદોબસ્ત તેમજ પૂરતા પ્રમાણમાં સ્ટાફની વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલી છે। દરેક કેન્દ્રો પર ઉમેદવારોનું પ્રોપર ફ્રિસ્કિંગ થશે જેથી તમામ ઉમેદવારોને જણાવવામાં આવે છે કે મંડળની સૂચના મુજબ પ્રતિબંધિત પ્રકારની કોઈ પણ વસ્તુઓ તેઓ પોતાની સાથે લઈને ના આવે જેથી તેમને કોઈ મુશ્કેલી ના પડે। વધુમાં વડોદરામાં પારુલ યુનિવર્સિટી ખાતે આપણા વધારે કેન્દ્રો આવેલા છે જેથી પારુલ યુનિવર્સિટી ખાતે ગેટની બહાર જ આપણે એક સ્પેશિયલ હેલ્પ ડેસ્કની વ્યવસ્થા જિલ્લા વહીવટી તંત્ર દ્વારા કરવામાં આવેલી છે, જે માટે વિદ્યાર્થીઓને તે હેલ્પ ડેસ્ક પરથી એમનું કેન્દ્ર કઈ બાજુ આવેલું છે તે તમામ માહિતી મળી જશે। વધુમાં તેના માટે એક પ્રેસ નોટ પણ જાહેર કરવામાં આવેલી છે, તો જે વિદ્યાર્થીઓનો નંબર પારુલ યુનિવર્સિટીમાં આવેલો હોય તેમને સૂચના કરવામાં આવે છે કે તેઓ પોતાની એ પ્રેસ બ્રીફ જોઈ અને પોતાનો નંબર કયા કેન્દ્ર પર છે તે પ્રોપર જોઈ લે જેથી તેમને ત્યાં પહોંચવામાં કોઈ મુશ્કેલી ના પડે। વધુમાં આ વિદ્યાર્થીઓ માટે અલગ અલગ પ્રકારના અલગ અલગ સંસ્થાઓ દ્વારા બસો તેમજ વિવિધ પ્રકારના વાહનોની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવેલ છે જેથી તેમને કોઈ મુશ્કેલી ના પડે। વધુમાં વિદ્યાર્થીઓને પરીક્ષાને લગત કોઈ પણ માહિતી જોઈએ તે માટે જિલ્લા પંચાયત ખાતે હેલ્પલાઇન નંબર શરૂ કરવામાં આવેલ છે। આ નંબરની માહિતી છે 0265243810 0265 24 38 110। હું ફરીથી બોલું છું 0265 24 38 110। હેલ્પલાઇનની સેવા આજથી કાલ પરીક્ષા પૂર્ણ ના થાય ત્યાં સુધી 24 કલાક માટે શરૂ રાખવામાં આવશે જેથી વિદ્યાર્થી કોઈ પણ સમયે હેલ્પલાઇન નંબર પર કॉल કરી શકીને માહિતી પૂછી શકે છે। देश भर में इन दिनों द केरला स्टोरी फिल्म की काफी चर्चा है। इसी फिल्म को कर्नाटक में सियासी रंग दिया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। विधानसभा चुनाव से 4 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर एक बार कर्नाटक पहुंच गए हैं। पीएम पिछले 5 दिनों में 29, 30 अप्रैल और 2 और 3 मई को 12 से ज्यादा जनसभाएं और रोड शो कर चुके हैं। पीएम मोदी ने तुमकुरू में 14वीं सभा की। इससे पहले उन्होंने बेल्लारी में एक जनसभा और रोड शो भी किया। उन्होंने अपनी स्पीच की शुरुआत एक बार फिर से बजरंग बली के जयकारे के साथ की। पीएम बोले कि कांग्रेस को तो मेरे बजरंग बली बोलने से भी आपत्ति है। वहीं प्रधानमंत्री ने केरल स्टोरी की भी चर्चा की और कहा कि बीते कुछ साल में आतंकवाद का एक और भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। आतंकी बम, बंदूक और पिस्तौल के बजाय समाज को भीतर से खोखला कर रहे हैं। केरल स्टोरी कुछ ऐसी ही कहानी पर आधारित है। देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी नजर आ रही है। कर्नाटका को देश का नंबर 1 राज्य बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर सबसे प्रमुख आवश्यकता है। कर्नाटका का आतंकवाद से मुक्त रहना भी उतना ही जरूरी है। बीजेपी हमेशा से आतंकवाद के खिलाफ कठोर रही है, लेकिन जब भी आतंकवाद पर कार्रवाई होती है, कांग्रेस के पेट में दर्द होने लगता है। आज पूरा विश्व आतंकवाद के खतरे से चिंतित है। भारत में भी हम कई बार आतंकियों के दुष्कर्मों को झेल चुके हैं। इन हमलों में कितने ही निर्दोष नागरिक मारे गए हैं।
आतंकवाद मानवता विरोधी है। आतंकवाद जीवन मूल्य विरोधी है और आतंकवाद विकास विरोधी भी है। मैं ये देखकर हैरान हूं कि अपनी वोट बैंक की खातिर कांग्रेस ने आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए हैं। ऐसी पार्टी क्या कभी भी कर्नाटका की रक्षा कर सकती है? कर्नाटका की रक्षा कांग्रेस कर सकती है? कर्नाटका के नागरिकों की रक्षा कर सकती है? भाइयों बहनों, आतंक के माहौल में यहां के उद्योग, यहां की आईटी इंडस्ट्री, यहां की खेती किसानी, यहां की गौरवमयी संस्कृति, सब कुछ तबाह हो जाएगी। वोट बैंक के डर की वजह से आज कांग्रेस आतंकवाद के खिलाफ एक शब्द बोलने की भी हिम्मत खो चुकी है। वोट बैंक की इसी राजनीति की वजह से कांग्रेस ने आतंकवाद को पाला पोसा और उसे पनाह दी। बदलते हुए इस समय में आज आतंकवाद का स्वरूप भी बदल रहा है। स्मगलिंग हो, ड्रग्स का कारोबार हो, सांप्रदायिक उन्माद हो, अब सबके तार कहीं न कहीं आतंकवाद से जुड़ते हैं। बीते कुछ वर्षों में आतंक का एक और स्वरूप, भयानक स्वरूप पैदा हो गया है। स्नेह तिरे, बम, बंदूक और पिस्तौल की आवाज तो सुनाई देती है, लेकिन समाज को भीतर से खोखला करने की आतंकी साजिश की कोई आवाज नहीं होती। कोर्ट तक ने आतंक के इस स्वरूप पर चिंता जताई है। ऐसी ही आतंकी साजिश पर बनी फिल्म केरला स्टोरी, ये केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य, जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं, उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में, केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं, ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है।
कर्नाटक विधानसभा के जोरों शोरों से चल रहे चुनाव प्रचार के बीच कांग्रेस पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी के और मोदी के चहेते एक नेता पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को मारने के आरोप लगाए हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार के अंतिम चरण में जुबानी जंग और आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है। सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के नेताओं में वार पलटवार ने अब निजी हमले की शक्ल ले ली है। कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी पर मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके परिवार को जान से मारने की साजिश रचने के आरोप लगाए हैं। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बेंगलुरु में कहा कि बीजेपी नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और उनके पूरे परिवार को जान से मारने की कोशिश की जा रही है। इस दौरान एक ऑडियो भी कांग्रेस पार्टी की ओर से रिलीज किया गया। बुरी तरह से हार का सामना कर रही भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अब कर्नाटक में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी धर्मपत्नी और उनके पूरे परिवार को कत्ल करने का प्लान बनाया है। क्या राजनीति इससे भी अधिक गिर सकती है? मोदी जी बहुत छटपटाए और विचलित हैं। पूरी भाजपा चिंतित है क्योंकि 6.5 करोड़ से अधिक कर्नाटक के हमारे भाई बहनों ने यह मन बना लिया है कि वो भाजपा को पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। हार का सामना कर रही भाजपा अब कत्ल पर उतर आई है। गाली गलौज की भाषा तो वो इस्तेमाल करते थे, झूठ और फरेब का और प्रपंच का इस्तेमाल तो वो करते थे, पर आज दुख की बात है कि भाजपा के चित्तापुर के उम्मीदवार का ऑडियो सामने आया है जिसमें साफ तौर से भाजपा के नेता न केवल गंदी गालियां और भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं खड़गे साहब और उनके परिवार के लिए, बल्कि श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी धर्मपत्नी और उनके पूरे परिवार का सफाया करने की बात कर रहे हैं। कर्नाटक की जमीन से उठकर देश की राजनीति के शीर्ष पर पहुंचे श्री मल्लिकार्जुन खड़गे और कर्नाटक के लोगों के प्रति भाजपाई नफरत का इससे बड़ा सबूत कोई नहीं हो सकता। और ये एक डिजाइन है क्योंकि भाजपा को यह पच नहीं पा रहा कि दलित समाज का एक व्यक्ति, दलित समाज में एक फैक्ट्री लेबरर के घर पैदा होकर एक व्यक्ति ब्लॉक कांग्रेस प्रेसिडेंट से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद तक कैसे पहुंच गया। कर्नाटक के लोगों के प्रति भाजपा के नेतृत्व की नफरत, कर्नाटक के लोगों के प्रति, खासतौर से दलितों और पिछड़ों के प्रति भाजपा की नफरत का इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है। 27 फरवरी 2023 को खुद प्रधानमंत्री खड़गे साहब को अपमानित करने का कुत्सित प्रयास करते हैं। 2 मई 2023 को केवल चंद दिन पहले भाजपा के विधायक और भाजपा के महासचिव मदन दिलावर ने खड़गे साहब की मौत की भविष्यवाणी कर दी और अब भाजपा के कर्नाटक के नेता श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी पत्नी और उनके परिवार को
कत्ल करने का, सफाया करने का प्लान बना रहे हैं और ऑडियो पर उनकी रिकॉर्डिंग आपके सामने। वीएनआर बुलेटिन में वक्त है छोटे से ब्रेक का। बनी रही हमारे साथ। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। देखते रहिए वीएनआर। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी में हजारों की संख्या में अस्थायी कर्मचारी कार्यरत है जो पिछले कई सालों से उन्हें नियमित करने की मांग कर रहे हैं। गुजरात के वडोदरा की विश्व प्रसिद्ध एमएस यूनिवर्सिटी के अस्थायी कर्मचारी पिछले 10 दिनों से अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हुए हैं। इस दौरान कल एक महिला की तबीयत खराब हो गई थी, लेकिन आज फिर एक बार महिला कर्मचारी ने धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। इन कर्मचारियों द्वारा अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी किए जाने समेत की कई मांगे की जा रही है। अगस्त 22 में हमने यहाँ पहले किया था धरना, तब यही मांग थी कि सबको सीनियरिटी वाइज आप कायम करिए, परमानेंट करिए और आउटसोर्सिंग बंद करिए। आउटसोर्सिंग नहीं आनी चाहिए, वही अभी यह है। उस वक्त नेक कमेटी आने वाली थी, इसलिए इन्होंने हमें उठा दिया, झूठे प्रोमिसेस करे और आज ये बोल रहे हैं हमें कि उन्होंने हमारी पगार बढ़ाई है, तो उतनी भी बढ़ी नहीं है जो बात हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का जो कायदा उस हिसाब से हमें मिनिमम पे भी नहीं मिल रही है। और अभी जब 8 मंथ्स फिनिश हो गए, उन्होंने वादा किया था, तो हम वापस उनसे मिलने गए कि हमारा आपने आगे रखा है प्रपोजल गवर्नमेंट में क्या है, तो उन्होंने बोला कि हम कुछ नहीं कर सकते, गवर्नमेंट जानेगी, हमें नहीं पता है। तो हम गांधीनगर जाकर आए, तो गांधीनगर में कहा कि ये यहाँ का इशू है ही नहीं है, जो भी करेंगे यहाँ पे ही करेंगे, यूनिवर्सिटी का इशू है। तो ये तो दोनों तरफ से हमें फुटबॉल के जैसे खेल रहे हैं। जो 20-20, 25-25 साल से यहाँ पे एज अ टेम्प्रेरी और इतनी कम पे में काम कर रहे हैं,
उनको आप परमानेंट करें, क्योंकि बहुत लोग है और जो बाहर बात के जो लाभ मिलते हैं वो भी मिल रहे हैं, तो परमानेंट होने में हमें मिल जाएंगे। बहुत लोग ऑन ड्यूटी एक्सपायर हो गए, बहुत लोग ऐसे ही रिटायर हो गए, उन्हें कुछ सुविधा नहीं है। इससे हमारी यही मांगनी है और वडोदरा की जनता जागे, हमें जुड़े तो बहुत अच्छा है, नहीं तो यूनिवर्सिटी प्राइवेटाइज्ड हो जाएगी। कोरोना काल के दौरान एक एक वेंटिलेटर के लिए गुजरात के नागरिक तरस गए थे, लेकिन अब गुजरात के सूरत में ऐसे सैकड़ों वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं। कोरोना महामारी के दौरान देश के सरकारी और निजी अस्पतालों में वेंटिलेटर की भारी कमी देखी गई थी, जिस वजह से कई लोगों की मौत तक हो गई थी। केंद्र सरकार की ओर से अस्पतालों के लिए पीएम केयर फंड से वेंटिलेटर की व्यवस्था की गई थी। अब कोरोना का असर कम हो गया है और उतने वेंटिलेटर की जरूरत नहीं है। ऐसे में सूरत के कोविड हॉस्पिटल में पीएम केयर फंड से खरीदे गए वेंटिलेटर धूल खा रहे हैं। करोड़ों रुपए के इन वेंटिलेटर की सूध लेने वाला भी कोई नहीं है। सूरत के सरकारी अस्पतालों में बदहाल वेंटिलेटर की स्थिति ने स्वास्थ्य विभाग की व्यवस्थाओं पर सवाल खड़ा कर दिया है। वहीं जब अस्पताल प्रशासन से वेंटिलेटर की बदहाली को लेकर सवाल पूछे गए तो इस पर लीपापोती की कोशिश की गई। વેન્ટિલેટરોની સફાઈ વ્યવસ્થિત કરાવી દેવામાં આવી છે અને એનું બાયોમેડિકલ એન્જિનિયર દ્વારા એની સર્વિસિંગ વગેરે પણ ચાલુ થઈ ગઈ છે અને એને કવર પણ કરી દેવામાં આવ્યા છે અને હવે ભવિષ્યમાં આ ઘટના ન બને એના માટે લાગતા વળગતાને સૂચના પણ સ્ટ્રિક્ટ સૂચના પણ આપી દેવામાં આવી છે। લગભગ ત્યાં 100 જેટલા વેન્ટિલેટર છે અને એ આમ તો અઠવાડિયા સફાઈ કરવાની સૂચના છે અને થાય પણ છે, પણ કોઈ કારણસર રહી ગઈ હશે જે આજે બધી વ્યવસ્થિત સફાઈ બી થઈ ગઈ છે અને એના બાયોમેડિકલ એન્જિનિયરની આખી ટીમ ઉતારીને બધાની સર્વિસિંગ પણ કરાવી દીધી છે અને કવર કરવાની વાત જે હતી એ પણ કવર પણ મંગાવી લીધા છે અને મોટાભાગનાને લાગી ગયા છે। થોડા ચાલે આવશે તો સાંજ સુધીમાં બધાય લાગી જશે। करोड़ों रुपए खर्च कर उस वक्त केंद्र सरकार के जरिए 100 वेंटिलेटर सूरत के कोविड हॉस्पिटल को उपलब्ध कराए गए थे। कोविड के मामले में अब कमी आने के बाद ज्यादातर वेंटिलेटर की जरूरत नहीं होने पर उसके रखरखाव में सिविल हॉस्पिटल द्वारा लापरवाही बरतकर वेंटिलेटर को धूल खाने के लिए छोड़ दिया गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में कॉरपोरेशन और जनता के पैसों से कर्मचारियों को दिए जाते पेट्रोल का कोई हिसाब नहीं रखा जाता है। गुजरात के वडोदरा शहर में वडोदरा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अलग अलग विभागों में हजारों की संख्या में कर्मचारी कार्यरत है। कुछ विभाग ऐसे भी है जहां फील्ड वर्क होता है और फील्ड वर्क के कर्मचारियों को वेतन के साथ साथ पर्सनल व्हीकल और पेट्रोल भी दिया जाता है। जो कर्मचारी फील्ड वर्क करते हैं उन्हें कॉरपोरेशन द्वारा भूतड़ी झांपा निकट के व्हीकल पूल से पेट्रोल भरवा कर दिया जाता है। उनमें फील्ड से जुड़े कर्मचारी भी शामिल है और स्वास्थ्य विभाग समेत के कई विभागों के अधिकारी भी। टीबी के जो पेशेंट होते हैं उनका अगर यूडीएस नहीं होता तो उनका देखना पड़ता है। फिर प्राइवेट लेबोरेटरी होती है तो वहाँ से पेशेंट टीबी के जांच के लिए जो होता है वो देखना पड़ता है। हर एक पब्लिक जो डीएमसी होते हैं वहाँ सुपरविज़न करना होता है। कई बार पेशेंट के घर भी जाते हैं और प्राइवेट लैब में भी और पब्लिक के जो यूपीएससी है सीएससी वो सभी जगह पे फील्ड का काम करते हैं। हाँ फील्ड, हाँ मैं मेडिकल ऑफिसर हूँ मैं और मेरा पर्सनल व्हीकल है। हाँ पर्सनल व्हीकल में कॉर्पोरेशन पेट्रोल अलाउड करते हैं। यस, उसका कोई स्लिप आता है? ये वहाँ से स्लिप, हमारा पेट्रोल कार्ड आता है और वो स्लिप भरते हैं हम। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि कॉरपोरेशन पेट्रोल तो दे देता है, लेकिन पेट्रोल का इस्तेमाल कितना, कहां और कैसे होता है, क्या उसकी कोई जांच की जाती है? क्योंकि कई बार कर्मचारी पेट्रोल भरवा तो लेते हैं लेकिन फिर इसमें घोटाले भी करते हैं। कई बार निजी कामों के लिए भी व्हीकल का इस्तेमाल किया जाता है तो कई बार पेट्रोल निकालकर दूसरे वाहनों में भर दिया जाता है। ऐसे में चपत तो आखिरकार कॉरपोरेशन को और कॉरपोरेशन के जरिए टैक्स भरने वाली जनता को ही लगती है। लेकिन वडोदरा महानगर पालिका द्वारा दिया जाता पेट्रोल कहां, कितना और कैसे खर्च होता है उसका हिसाब रखने वाला कोई नहीं है। गुजरात के वडोदरा शहर में बहुत कुछ लुप्त होता जा रहा है। महाराजा सयाजीराव के समय की ऐतिहासिकता से लेकर वडोदरा का सौंदर्य गुम होता जा रहा है। हो सकता है आने वाले दिनों में चकली सर्कल से कबूतर भी गुम हो जाए।
ये है गुजरात के ऐतिहासिक शहर वडोदरा का पुराना चकली सर्कल। नाम तो चकली सर्कल है, लेकिन यहाँ चिड़िया की बजाय रहते हैं ढेर सारे कबूतर। चकली सर्कल से गुजरते वक्त दर्जनों कबूतरों को यहाँ से वहां उड़ते हुए हम सब ने देखा है। कई लोग कबूतरों को सड़क पर दाना भी डाल जाते हैं और ये कबूतर भी सैकड़ों वाहनों की आवाजाही से बेफिक्र होकर सड़क पर ही दाना चुगते रहते हैं। कई बार इन कबूतरों की वाहनों की चपेट में आकर मौत तक हो जाती है। रोजाना करीबन 15-20 कबूतर वाहनों के नीचे कुचले जाते हैं, लेकिन वडोदरा महानगर पालिका द्वारा इस पर कोई खास ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ कबूतरों के लिए कोई उचित व्यवस्था किए जाने की मांग सालों से की जा रही है, लेकिन कॉर्पोरेशन है कि मामले की सूध लेने के लिए तैयार नहीं। આ ચકલી સર્કલનો વિસ્તાર છે અને અહીંયા કબૂતરોનું એ છે તો લોકો કબૂતરના દાણા અને ચોરાની નાખવાને એટલે રોડ પર નાખી લે છે। જેટલા ટ્રાફિકોવાળા હોય છે કબૂતરોનું ધ્યાન રાખતા નથી અને કેટલાક કબૂતરો મરી જાય છે, તો એને માટે કોર્પોરેશનને વિનંતી છે કે આના માટે કંઈ કરવું જોઈએ। પબ્લિકને ગમે દાણા રોડ અંદર નાખવાને બદલે રોડ પર નાખીને જતા રહે છે ને એ રીતે કબૂતરો ટાયર નીચે આવીને કેટલાય મરી જાય છે। ભાઈ એના માટે કોર્પોરેશન કેમેરા પર મૂકીને કહે કે જે દાણા નાખતા હોય એમને કેચઅપ કરીને પકડવા જોઈએ અને એમને એ કરવી જોઈએ ધરપકડ। वडोदरा शहर में पशु पक्षियों के लिए कार्यरत कई एनजीओ और संस्थाएं भी है, लेकिन इन कबूतरों को बचाने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है और ऐसे में कबूतर बेमौत मारे जा रहे हैं। द केरला स्टोरी इन दिनों देश भर में चर्चा में है। इसी बीच गुजरात के वडोदरा शहर में ब्रह्म समाज के अग्रणी और सामाजिक कार्यकर्ता ऋत्विक पुरोहित ने इस फिल्म की स्क्रीनिंग का आयोजन किया। द केरल स्टोरी को लेकर पिछले कई दिनों से बवाल मचा हुआ है। ये फिल्म कथित रूप से एक सच्ची कहानी पर आधारित बहुचर्चित फिल्म है, जो युवा लड़कियों को भारत के खिलाफ आतंकवादी संगठन से जोड़ने की साजिश को उजागर करती है। इस फिल्म में महिलाओं के लिए खास संदेश होने की वजह से गुजरात के वडोदरा शहर में सामाजिक कार्यकर्ता ऋत्विक पुरोहित द्वारा द केरल स्टोरी का फ्री स्क्रीनिंग आयोजित किया गया, जिसमें सभी वर्ग की महिलाओं ने शामिल होते हुए फिल्म देखने का आनंद लिया। आज हमें यहाँ पर मूवी देखने के लिए लेके आए हैं ऋत्विज भाई नाम के। ऋत्विज पुरोहित सर जो है सोशल वर्क करते हैं, उन्होंने हमें यहाँ पे मूवी देखने के लिए आए सभी गर्ल्स को फ्री में। और ये मूवी इतना ज़रूरी, सभी गर्ल्स को देखना ही चाहिए और इसमें बहुत अच्छा मैसेज दिया है। सो सभी गर्ल्स देखें और इंडिया और सभी जगह पर सभी लड़कियाँ सेफ रहे, इसलिए ये मूवी देखना ही चाहिए। कल मैंने ये पूरी मूवी देखी। मुझे बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि 2023 में हम जी रहे हैं और ऐसी कोई घटना है जो आज हमको पता चल रही है। इसके अंदर ऐसा दिखाया गया है और सही दिखाया गया है, इसलिए मैंने सोचा कि भाई यहाँ की लड़कियों को भी ये चीज़ ना हो, इसलिए मैंने सब अलग अलग संगठनों संस्था को यहाँ बुलाया है। जैसे कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई वकील है, जर्नलिस्ट को भी बुलाया है, कॉलेज की स्टूडेंट्स को भी बुलाया है, सी टीम को भी बुलाया है। तो ये लोग समाज में रहने वाले लोग हैं जो समाज में अवेयरनेस ला सकते हैं, तो वही लोगों को ये दिखाने का मैंने प्रयास किया है। और दूसरी चीज़ कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी खुद कल कहा है कि हमको ये मूवी देखनी चाहिए, तो मैं मानता हूँ कि उनके रहते हम ऐसी सारी चीज़ों की जानकारी पा रहे, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। ये कोई पर्टिकुलर कोई समाज के ऊपर नहीं है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो। मेरा मानना ऐसा है, आतंकवादी की कोई परिभाषा होती नहीं है। मेरा सोच सिर्फ यही है कि कोई भी लड़की ऐसे कोई संगठनों के साथ ना जाए, वो हिंदू की हो, मुस्लिम की हो कि सिख की हो। गुजरात के वडोदरा शहर में फिर एक बार फन, फूड और मस्ती का त्रिवेणी संगम टेस्ट ऑफ वडोदरा के रूप में होने जा रहा है, जिसका शुभारंभ वडोदरा के नवलखी मैदान में हो गया है। गुजरात के वडोदरा शहर में पिछले 3 सीजन में धूम मचाने वाले टेस्ट ऑफ वडोदरा की वापसी हुई है। 1 महीने तक चलने वाले टेस्ट ऑफ वडोदरा का नवलखी मैदान में शुभारंभ हो गया है। 5 मई से 4 जून तक चलने वाले इस फूड फेस्टिवल में फूड, म्यूजिक और डांस का त्रिवेणी संगम देखने मिल रहा है। इस फेस्टिवल में 28 मई को खेले जाने वाली IPL की फाइनल मैच को बड़े स्क्रीन पर दिखाने का आयोजन भी किया गया है। वडोदरा के लोगों के लिए ये खास आयोजन पिछले कुछ सालों से किया जा रहा है, जिसमें युवाओं, बच्चों और परिवार वालों के लिए खास आयोजन किए गए हैं। नवलखी मैदान में आयोजित इस फेस्टिवल में फन, फूड और मस्ती के लिए 30 से ज़्यादा सेल्फी जोन, 30 से ज़्यादा फूड स्टॉल, 30 से ज़्यादा
प्रसिद्ध आर्टिस्ट के परफॉर्मेंस आयोजित किए गए हैं। टेस्ट ऑफ वडोदरा के शुभारंभ के मौके पर हीर रांझा फेम रीटो राबा ने लाइव कॉन्सर्ट के जरिए धूम मचाया। से टेस्ट ऑफ वडोदरा की शुरुआत हुई और टेस्ट ऑफ वडोदरा एक वडोदरा के लिए खूब ज एंटरटेनमेंट बताने के लिए एक आईपी क्रिएट किया गया है और वडोदरा में एंटरटेनमेंट के बहुत सारे ऑप्शंस नहीं हैं, तो ये ऑप्शन को एक एक्सप्लोर करने के लिए हम लोगों ने एंटरटेनमेंट का एक पूरा ये अनोखा इवेंट ऑर्गेनाइज किया है। हम लोगों ने पूरा ये इवेंट 4.0 अल्ट्रा के नाम से डिज़ाइन किया है। इस बार जितने भी सेल्फी बूथ, फोटो बूथ है वो बहुत ही नए हैं, एक्सक्लूसिव है। हम लोगों ने इसको इंटरनेशनल जगह पे जाके आइडेंटिफाई करके यहाँ पे हम लोगों ने वडोदरा के प्लेटफॉर्म पे रखा है। वडोदरा का एक अनोखा नाम विश्व भर में हो, इतना प्रयत्न हम लोग कर रहे हैं। वडोदरा को एक 4.0 अल्ट्रा करके चौथी सीजन दे रहे हैं, तो हम लोगों ने 4th टाइम अपग्रेड किया है अपने आप को, खुद को और हमारी टीम को भी, हमारे डेकोर को भी सर। तो जैसे आप देखोगे कि जो कार्निवल चालू हुआ, तो हम लोगों ने जैसे आज बड़ी बड़ी इवेंट्स में हो रहा है, जैसे कि IPL हो गया या फिर कोई भी बड़ा इनॉग्रेशन हो गया, उसमें एक कार्निवल जैसा थीम होता है। जैसे एंट्री से लेके वो पूरे फायर शॉट्स, फायर जगलर्स, रशियन एक्ट्स, फिर बहुत सारी दूसरी सारी एक्टिविटीज जो होती है वो वहाँ पे इंटरनेशनल स्टेज पे हो रही है। हम लोगों ने उनके ही इंस्पायरेशन से हम लोगों ने यहाँ पे भी एक मंच पे ये कॉपी किया है सर। और ये ऐसा नहीं है कि सर ये सिर्फ आज ओपनिंग के दिन के लिए है सर। यही एक्ट मैं ये बताना चाहता हूँ वडोदरा वासियों को कि यही एक्ट आपको हर वीक देखने को मिलने वाला है, तो प्लीज हमें ज्वाइन करिए। और ये कुछ नया देखने के लिए और वडोदरा में जो नई नई चीजें आ रही है उसको विश्व लेवल पे नामना देने के लिए आप हमें ज्वाइन करिए। सरकार और पुलिस लगाम लगाने की कितनी ही कोशिश कर ले, लेकिन जालसाज अलग अलग तरीके ढूंढ ही निकालते हैं। कुछ ऐसा ही गुजरात के अहमदाबाद में उजागर हुआ है, जहां नर्सिंग इंस्टीट्यूट की आड़ में नकली मार्कशीट का गोरख धंधा चलाया जाता था। गुजरात के अहमदाबाद में नर्सिंग इंस्टीट्यूट की आड़ में डुप्लीकेट मार्कशीट और सर्टिफिकेट बनाए जाने के देशव्यापी घोटाले का पर्दाफाश अहमदाबाद एसओजी ने किया है। इस मामले के आरोपियों को एसओजी ने गिरफ्तार कर इस मामले के तार कहां जुड़े हैं उसकी तफ्तीश शुरू कर दी है, जिस पर जानकारी दी एसओजी के एसीपी बीजी सोलंकी ने। એસઓજીને એક અરજી મળેલી, એમાં કેટલીક માહિતી આવેલી કે રાકેશ પટેલ અને એના એક સાથીદાર છે, આ બંને જણા નર્સિંગના મતલબ કે બોગસ સર્ટી બનાવી અને ફેક ડોક્યુમેન્ટ બનાવી અને એના પાસેથી લાખો રૂપિયાની કિંમત મતલબ લઈ અને એમને બધાને ઇસ્યુ કરે છે। અને આ લોકો હાલમાં એમનું ત્યાં વસ્ત્રાલમાં એક પોતે ઓફિસ ખોલેલી છે અને ત્યાં આગળ જ રહે છે। એ માહિતી આધારે ગઈકાલે અમારા એસઓજીના પીઆઈ ગોસ્વામીએ ત્યાં રેડ કરેલ, તો આ રાકેશ પટેલ અને તેનો સાથીદાર મળી આવેલ। ત્યાં સર્ચ કરતા અમોને એમના લેપટોપ, મોબાઈલ અને બીજા ફાઇલો જોતા 41 બોગસ નર્સિંગના સર્ટિફિકેટ મળી આવેલ, જે આધારે તેમના વિરુદ્ધમાં ગઈકાલે ગુનો દાખલ કરી અને બંનેની ધરપકડ કરવામાં આવેલ છે। કેસમાં એક નરેન્દ્ર, એક સંદીપ નામની વ્યક્તિ પણ જોડાયેલી છે, જે મતલબ કે એમની તપાસ કરી તેઓની પણ ધરપકડ કરવામાં આવશે। આ શખ્સોએ આજ દિન સુધીમાં કેટલા આવા બોગસ સર્ટિફિકેટ મતલબ લોકોને આપેલા છે એ બાબતે પણ તપાસ કરવામાં આવશે। એમના ઓફિસની અને અન્ય સંસ્થા મતલબ કે લેપટોપની તપાસ કરતા તેમાંથી અમને અત્યારે હાલમાં 41 બોગસ સર્ટિફિકેટ નર્સિંગ ઇન્સ્ટિટ્યૂટના મળી આવેલ છે। गुजरात के स्कूलों में इन दिनों गर्मियों का वैकेशन चल रहा है। गर्मियों के वैकेशन का सही इस्तेमाल करने के लिए गुजरात के वडोदरा शहर में सहियर द्वारा एक खास समर कैंप आयोजित किया गया। गुजरात के वडोदरा शहर में कई सालों से महिलाओं के लिए कार्य करता आया सहियर संगठन विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करता रहा है। इसी के तहत सहियर द्वारा 5 दिवसीय समर कैंप का आयोजन खट्टी इमली हॉल में किया गया, जिसमें 30 जितनी बच्चियों ने उत्साह के साथ हिस्सा लिया। इस कैंप में बच्चियों को पर्यावरण और सामाजिक भेदभाव को लेकर जागरूक किया गया।
इस समर कैंप के दौरान बच्चों को जागरूकता गीत, गरबा, शेरी नाटक, मीम्स, आर्ट एंड क्राफ्ट, पोस्टर और स्लोगन से नए विचारों को लोगों तक पहुंचाने की जानकारी दी गई। समर कैंप में बच्चियों ने उत्साह के साथ शिरकत करते हुए कई नई चीजें सीखी। સૈયર દ્વારા 5 દિવસે સમર કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું, તેમાં અમે 5 દિવસ હાજર હતી। સમર કેમ્પ દ્વારા ઘણી બધી નવી વસ્તુઓ જાણવા મળી હતી। પછી એક મીમ્સ એ નવી વસ્તુ હતી જે અમને સમજ ન હતી। મીમ્સ દ્વારા લોકોને કેવી રીતે સંદેશો મોકલાય, એમાં પર્યાવરણ વિશે, પછી છોકરા છોકરી સમાનતા વિશે સમજાવી શકાય છે લોકોને સરળતાથી। સૈયરમાં સમર કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલું હતું। હું 5 દિવસના સમર કેમ્પમાં જોડાઈ હતી, જ્યારે મને ત્યાં સમર કેમ્પમાં નુક્કડ નાટક, મીમ્સ શું હતું એ ખબર નથી, મીમ્સ બનાવવામાં ખૂબ જ મજા આવી અને શહેરી ગરબા, નાટક, જાગૃતિ ગરબા અને બીજું પોસ્ટર મેકિંગના સ્લોગન બનાવવામાં ખૂબ જ મજા આવી। સૈયદ સ્ત્રી સંગઠન દ્વારા 5 દિવસના સમર કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવ્યું હતું। આ સમર કેમ્પમાં 30 જેટલી કિશોરીઓએ ઉત્સાહપૂર્વક ભાગ લીધો હતો। સમર કેમ્પની થીમ્સ પર્યાવરણ અને જેન્ડર એટલે કે સામાજિક ભેદભાવને લઈને કિશોરીઓ જાગૃત થાય તે ઉદ્દેશ્ય હતો અને આ થીમ્સને આવરી લઈને ગીતો, જાગૃતિ ગરબા, નાટકો, મીમ્સ, આર્ટ એન્ડ ક્રાફ્ટ અને પોસ્ટર સ્લોગન દ્વારા કિશોરીઓ પોતાના વિચારો લોકો સમક્ષ રજૂ કરી શકે તે ઉદ્દેશ્ય હતો। गुजरात के अरवल्ली जिला के बायड़ की धामणी नदी में प्रदूषण की वजह से सैकड़ों मछलियों की मौत हुई है। गुजरात के अरवल्ली जिला के बायड़ तालुका के डेमाई गांव से धामणी नदी बहती है। इस नदी में जहरीले पदार्थ से सैकड़ों मछलियां मारी गई है। बड़ी संख्या में मछलियों के मरने से यहां हड़कंप मच गया और गांव के लोग इकट्ठा हो गए। यहां के स्थानीय लोगों का मानना है कि असामाजिक तत्वों ने मछलियों को पकड़ने के लिए जहरीला पदार्थ पानी में बहाकर मछलियों को मार डाला है। वहीं प्रदूषण विभाग भी मामले की तफ्तीश में जुट गया है। किसी औद्योगिक इकाई द्वारा नदी में प्रदूषित पानी बहाया गया है कि नहीं, उसकी भी जांच की जा रही है। गुजरात के वडोदरा में वार्ड नंबर 13 में बरसाती पानी के निकाल के लिए डाली जा रही पाइपलाइन में कॉन्ट्रैक्टर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार कर रहा है। गुजरात के वडोदरा शहर में वार्ड नंबर 13 में बारिश में भारी जल भराव हो जाता है। राजस्तंभ सोसाइटी समेत की कई सोसाइटियां थोड़ी सी बारिश में भी पानी में डूब जाती है और लोगों को हर साल लाखों करोड़ों का नुकसान होता है। इस मामले बार शिकायत के बाद यहां पानी के निकाल की व्यवस्था की गई है, जिसकी कार्यवाही इन दिनों चल रही है। लेकिन इस विकास कार्य में कॉन्ट्रैक्टर द्वारा गंभीर लापरवाही बरती जा रही है। यहां बरसाती पानी के निकाल के लिए जो पाइपलाइन डाली जा रही है वो कम गुणवत्ता की होने के आरोप कांग्रेस के नगर सेवक बालू सुरबे ने लगाए हैं। અમારા વિસ્તારમાં વરસાદી કાસનું કામ ચાલી રહ્યું છે ને એ કામ માટે અમે વારંવાર સભામાં અસંખ્ય વાર રજૂઆતો કરી, કમિશનરશ્રીને પત્ર લખ્યો। પ્રશ્ન એવો છે કે અમારા વિસ્તારમાં રાજસ્તંભ સોસાયટી, કાશી વિશ્વનાથ સોસાયટી, એસઆરપીના થઈ દર ચોમાસામાં લોકોના ઘરોમાં 3 ફૂટ 4 ફૂટ પાણી ભરાઈ જાય, લોકોને લાખો રૂપિયાનું નુકસાન થતું હતું। એટલે અમે વારંવાર રજૂઆત કરવા પછી એક કામ મંજૂર કરવામાં આવ્યું વરસાદી કાસનું। 2,22,00,000 કિંમતનું કામ મંજૂર કરાયું। એ કામની સમય મર્યાદા પણ પૂરી થઈ ગઈ। અગાઉ પણ અમે જે તે અધિકારીને રજૂઆતો કરી અને એ કામમાં જે ટેન્ડર પ્રક્રિયામાં જે કામગીરી કરવાની હોય કે કોઈ પણ પાઇપ નાખવાનો હોય તો નીચે થોડું બેઝ બનાવવાનો, મજબૂત બનાવીને પછી પાઇપ મૂકવાનો હોય, એ કોઈ જાતની કામગીરી નથી કરી। સાથે સાથે 2 પાઇપ જોઈન્ટ હોય એને રિંગ લગાવવાની હોય, એને ફિટ કરવાનો, કેમ કે એનાથી પાણી અંદર લીકેજ ના થવું જોઈએ। એ બધી કામગીરી નથી કરી। એનો તમામ અમારી પાસે ફોટા છે, વિડીયો છે, જે તે અધિકારીને પણ અમે મોકલ્યા છે, પણ કોઈ જાતની સ્થળ પર જઈને વિઝિટ નહીં કરી। એના લીધે કામગીરી કોન્ટ્રાક્ટરે કામ લીધા પછી પેટા કોન્ટ્રાક્ટરને કામ આપ્યું છે। 3-4 મહિના ઉપર થઈ ગયા, કામની સમય મર્યાદા પૂરી થઈ ગઈ છે। એટલે અમે કમિશનરશ્રીને પત્ર લખીને એ જ રજૂઆત કરી છે કે આટલી મોટી રકમથી કામગીરી કરતા હોય ને જે હેતુ છે આપણો કે લોકોને નુકસાન થાય છે દર વર્ષે, એ નુકસાન ના થાય
એટલે જે પાણીની લાઈન નાખી છે એને ખરેખર તપાસ કરવી જોઈએ, એટલે એની વિજિલન્સ તપાસ થવી જોઈએ અને ખરેખર એમાં કામગીરી ખોટી હશે તો એને બ્લેકલિસ્ટ કરવો જોઈએ એવું અમે કમિશનરશ્રીને પત્ર લખ્યો છે। वीएनएम बुलेटिन में आज बस इतना ही। वीएनएम के समाचारों को आप रोज रात 9 बजे फेसबुक और यूट्यूब पर तो लाइव देखते ही है, साथ ही डेली हंट, वोडाफोन टीवी, जियो टीवी और जियो टीवी फाइबर 498 नंबर के चैनल पर वीएनएम टीवी को रोजाना 24 घंटे लाइव देखा जा सकता है। देखते रहिए वीएनएम, जुड़े रहिए वीएनएम के साथ। नमस्कार।